क्या जो राय है वो दे रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या। वेरी गुड मॉर्निंग शिवानी। तो मार्केट नीचे गिरा हुआ है। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि अभी हम 100 के एक्सपेक्ट नहीं करने वाले कहीं से भी। जी हम लोगों को एक बार उसके लिए 58 के या समथिंग ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम वहां पे कुछ सोच सकते हैं 100 के का। मार्केट इस समय वीक लग रहा है। मैं ऑन चेन डेटा देखता हूँ, मैं ज्यादा 4 से ज्यादा ऑन चेन डेटा की तरफ देखता हूँ बिटकॉइन के लिए। तो एक स्पेसिफिक रेशियो है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं वेल रेशियो। वेल रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें हम ये पता लगाते हैं या हमें ये पता चलता है कि कितनी वेल्स क्या होती है। वेल्स जो वो लोग होते हैं जो मेजॉरिटी होल्डिंग रखते हैं किसी क्रिप्टो करेंसी में। एंड कोई इसका स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है कि अगर आप 100 बिटकॉइन रखते हैं तो वेल है ऐसा। बट ऐसा मानते हैं कि जो टॉप 100 होल्डिंग्स है या टॉप 200 होल्डिंग्स है ऐसे जो होती है, तो उनको हम वेल्स बोलते हैं एक तरह से। तो उसमें से जो ये वेल रेशियो है, ये वेल रेशियो बताता है कि कितने बिटकॉइन जो है वो मार्केट में सेल हो रहे हैं और वो किसके पास है। क्योंकि हम ब्लॉकचेन पे सब चीजें ट्रैक कर सकते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि कहाँ से कितना जो बिटकॉइन है वो मूव हो रहा है। और ये जो रेशियो है हमेशा, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग होता है तो ये रेशियो हमेशा 0.5 से कम रहता है। मतलब नए कॉइन्स हैं या जो नए लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिटकॉइंस मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन वेल्स के जो बिटकॉइंस हैं वो अभी भी एक्टिव कर रहे हैं या अभी भी बिना मूव करे रह रहे हैं। तो इस समय ये जो रेशियो है ये 0.5 से एक्सीड हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि वेल्स की जो बिटकॉइन मूवमेंट हो रही है वो ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू रिटेल या छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं। इसका मतलब, और ये जो सिग्नल है ये सिग्नल कितना रिलायबल है ये मैं आपको इस हिसाब से बता सकता हूँ कि जब पिछला डाउनफॉल 64,000 से आया था तो एक महीने पहले उसके ये सिग्नल तब भी शो हुआ था वहां पे वेल का कि वो रेशियो 0.5 से बहुत आगे चला गया। तो वही सेम चीज अभी भी हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट स्ट्रॉन्ग मैं अभी नहीं बोल सकता कि मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग बियरिश टाइम में चले गए हैं, लेकिन अगर मैं पिछले ट्रेंड्स देखता हूँ, जैसे पिछले 3 बुल रन जिनको बोलते हैं कि जब बिटकॉइन बढ़ता है फिर नीचे जाता है, तो बुल रन को अगर आप देखेंगे तो हमेशा बिटकॉइन की हाविंग, मतलब जब बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है वो आधा होता है, उसके बाद से बुल रन स्टार्ट होती है और वो बुल रन उसके अगले साल के एंड तक जाती है। तो पिछले साल जुलाई में बुल रन स्टार्ट हुआ था जब हमने 10,000 11,000 का बिटकॉइन देखा था और आज हाई प्राइस पे गया 64 तक। और 1.5 साल जो है वहां से वो नवंबर दिसंबर में क्लोज होता है। तो मैं चीज यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि मार्केट की वो जो सिनर्जीज है और जो वो सारे एक तरह से मार्केट सिचुएशंस है काफी हद तक थोड़ी थोड़ी वो बनती हुई शुरू हो रही है। तो मैं ये अभी भी नहीं कहूंगा कि हम बियरिश चले गए, लेकिन मैं एक चीज ये जरूर कहूंगा कि अगर आप प्रॉफिट्स में हैं तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स को बुक करना बहुत समझदारी रहेगी। ठीक है, अगर प्रॉफिट्स में है तो समझदारी यही है कि धीरे धीरे प्रॉफिट जो है वो बुक करना शुरू करें, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी क्रिप्टो में काम करने की। ठीक है ऐश्वर्या, ये जो प्रॉपर चीज़ें हैं जो आपने हमें समझाई हैं ये तो हमें काफ़ी हद तक फिर समझ आ गई हैं, लेकिन अगर जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो अगर अभी बाय करके चलना चाहें तो आपको लगता है ये लेवल सही है या इससे भी कोई नीचे का लेवल मिल सकता है, कोई और बड़ी डिप मिल सकती है बिटकॉइन को बाय करने के लिए? देखिए, बिटकॉइन इस समय एक तो काफी सपोर्ट लेवल पे चल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 42,000 का, जिसपे वो अभी इस समय चल रहा है। तो 40,000 वो एक दो बार ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है, 38,000 तक डाउन जा चुका है। चाइना ब्रेकडाउन की वजह से हुआ था। एंड चाइना मार्केट अभी इतना ज्यादा, अभी फिर से चाइना में भी न्यूज आ गई कि वो फिर से बिटकॉइन बैन कर रहे हैं। पता नहीं कितनी बार वो बिटकॉइन बैन करते हैं, लेकिन फिर से वो बैन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी मार्केट में एक तरह से अनसर्टेनिटी रही है, जिसकी वजह से अभी अगेन हो सकता है कि अगर बिटकॉइन के बाद जो रेजिस्टेंस है वो 40,000, जो सपोर्ट है वो 40,000 पे, अगर वो ब्रीच करता है तो हम नीचे जाते देखेंगे। एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हम तब देख सकते हैं अगर ये 46,000 के ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो ये ऑल इन ऑल बिटकॉइन पे जो राय लेनी थी हमने ऐश्वर्या से वो समझ लिया कि एग्जैक्टली इसे किस तरीके से इस वक्त देख रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे तो बहुत सी खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से आपने भी बताया चाइना में तो पता नहीं क्या ही चलता रहता है, उसका जो हल्का फुल्का सा असर है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कोई असर हमें फिर भी देखने को नहीं मिला है। कोई बहुत बड़ा फॉल था वो नहीं देखने को मिला या एकदम से धड़ाम करके 30,000 हो गया, वैसा कुछ हमें नहीं देखने को मिला। तो फिर भी बहुत हल्का फुल्का सा ही असर है और वो भी शायद धीरे धीरे चला जाएगा और वापस से ये उसी तरीके से काम करेगा। ठीक है,
ये तो हमने जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ा कॉइन है जो गॉडफादर माना जाता है क्रिप्टो का, उस पर बात कर ली। आप इस वक्त मीम कॉइन्स को किस तरीके से देख रहे हैं? ये कॉइन्स अभी अगर हम देखेंगे, जहाँ पे हम बात करते हैं कुछ अच्छे फंडामेंटल्स कॉइन की, वहीं दूसरी तरफ बहुत से जो यंग इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो में, वो मीम कॉइन्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाएंगे। तो इस वक्त आपके कोई खास राय मीम कॉइन्स को लेकर? उनमें कोई ऐसा कॉइन जिस पर आपको लगता है कि शायद ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे पैसा बनाया जा सकता है? देखिए, मीम कॉइन बिल्कुल एक सट्टे की तरह होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो मैं वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा किसी को इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं खुद भी पर्सनली आज तक कभी किसी मीम कॉइन में नहीं इन्वेस्ट किया है, और उसका बेसिक रीजन यही है कि आपको फिर 100% आपको स्ट्रेट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होते हैं इसमें मेजरली जितने मीम कॉइन्स, मैं टॉप 25 में जो मीम कॉइन्स उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे मीम कॉइन्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो कब डंप हो जाते हैं। जब बिटकॉइन डंप होता है, एक साइकिल चलती है। साइकिल ये होती है, अगर बिटकॉइन और पूरा मार्केट गिरने वाला है, तो लोग अपने सारे भी जो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो बेच के बिटकॉइन में आना चाहते हैं। वो क्यों आते हैं? ये पूरी साइकिल है। ये स्टार्ट ऐसे होती है, सबसे पहले जब मार्केट का बुल रन स्टार्ट होता है तो हम बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं। बिटकॉइन जब ऊपर जाता है, हम उस बिटकॉइन से जो जितनी भी बिटकॉइन मैंने खरीदा होता है, मैं उससे अपने प्रॉफिट बुक करता हूँ। फिर उस प्रॉफिट से मैं ऑल्ट कॉइन्स में जाता हूँ, वो ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाते हैं, फिर वो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर से जो मेरा प्रॉफिट होता है या जो भी होता है, मैं वहां से निकाल के लाता हूँ और वापस से उसको कहते हैं अपने पास रखता हूँ। और अगर मार्केट करेक्ट हो रहा होता है किसी तरह, या अगर मार्केट में मुझे वीकनेस लग रही होती, तो मैं उस पैसे को पूरा वापस से बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देता हूँ। इसी वजह से अगर आप मार्केट का कोरिलेशन देखेंगे कि मार्केट कैसा, मतलब बिटकॉइन और मार्केट आपस में इसी वजह से जुड़े हुए हैं कि अगर मार्केट गिर रहा है, बिटकॉइन सबसे कम, मतलब कंपैरेटिवली सबसे कम गिरेगा। अगर आप लास्ट टाइम अप्रैल की फॉल देखेंगे, तो बिटकॉइन जितना गिरा था उसके कंपैरिजन में कुछ कॉइन्स, हॉट कॉइन्स जो थे, वो 80% गिर गए। ये वो इसी वजह से होता है क्योंकि लोग अपने सारे कॉइन्स जो हैं वो उठा के बेच के वापस से बिटकॉइन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर्स, आईएनआर को अपनी नेटिव करेंसी नहीं मानते हैं, वो बिटकॉइंस को अपनी नेटिव करेंसी मानते हैं, या इथेरियम को अपनी नेटिव करेंसी मानते हैं। तो इसी वजह से सारे इन्वेस्टमेंट उन ऑल्ट कॉइन से निकल के वापस से फ्लो होना शुरू हो जाता है आपका मेन बिटकॉइन पे या इथेरियम पे। तो इस वजह से जब मार्केट अनसर्टेन हो, तब तो मेन पॉइंट पे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा इन्वेस्ट करने के लिए। आपने पता चला 100 रुपए रात में लगाए, वो सुबह 20 रुपए बचे, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सवाल था वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हमें अलग अलग जगहों से जब सवाल आते हैं तो उनमें से एक ये सवाल ज़रूर होता है कि किसी भी ऐसे कॉइन पे, डोज कॉइन हो गया, शिबा इनू हो गया, ये अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा कोई भी बयान आता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चलते हुए हमें दिखाई देते हैं। जब ये अच्छा कर रहे होते हैं तो एकदम से 30-35% चढ़ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल इसलिए लिया गया है कि हम लोग जब आए हैं नए नए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमें कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कॉइन्स पर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, और एक्सपर्ट से समझते रहना ज़रूरी है कि वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे डाल रहे हैं। जिस तरीके से अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ है क्रिप्टो का बाजार, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में हम कुछ बड़े दिग्गज प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, उनका पोर्टफोलियो देख के फिर अपनी इन्वेस्टमेंट डिसाइड करते हैं। यहाँ पे भी उस फॉर्मूले को अपनाया जा सकता है। सिंपल सा तरीका है कि हम पहले समझें कि एक्सपर्ट्स कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट किधर जा रही है। वो प्रोजेक्ट्स अगर आपकी समझ आते हैं तो वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए, बजाय कि आपको कोई भी ऐसा कॉइन दिखाई दे रहा है कि आज खबर आई है कि 30% ऊपर है, 35% ऊपर है, वहां पे पैसा डाल दिए। वो सारी चीजें अगर अवॉइड करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या इस सवाल को लेने के लिए। हमारे लिए समझना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि शिबा इनू पे मुझे काफ़ी सवाल आ चुके हैं कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दे, या वो कम दाम में काफ़ी अच्छे कॉइन्स मिल जाएंगे, और फिर वो बाद में जब बड़ा हो जाएगा और कुछ समय बाद $1 भी हो गया तो बहुत एकदम पैसे आ जाएंगे। तो ये इस वजह से हमने सवाल लिया है। तो ये आपने जो साइकिल है पूरे क्रिप्टो मार्केट का, वो बहुत अच्छे से हमें समझा दिया था, किस तरीके से बिटकॉइन काम करता है, फिर ऑल्ट कॉइन्स किस तरीके से यहाँ का जो प्रॉफिट है उसे आप निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पूरा जो प्रॉफिट है उसे बुक कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें समझ आ गई। अभी के टाइम की अगर बात की जाए, सितंबर की बात करें खास तौर पे, और उससे पिछले महीने की, जब हम पहले बात कर रहे थे तो कुछ अलग तरीके के ही कॉइन्स चल रहे थे। डीफाई के जो कुछ कॉइन्स थे वो काफी अच्छा कर रहे थे। इस वक्त जो कॉइन्स काम कर रहे हैं, क्या उनकी भी ऐसी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है? गेमिंग के कॉइन्स चल रहे हैं,
कौन से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी टॉप गेनर में हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ वक्त से, क्या आपने इन्हें अभी तक क्लासिफाई किया है कि ये कौन से सेक्टर के हैं स्पेसिफिकली? देखिए मेजर बूम जो अगर आप देख रहे होंगे रिसेंटली वो है डीफाई कॉइन्स में। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना में जब वो फालतू की ये जब न्यूज आती है तो अगर कुछ लोग जैसे अभी भी काफी मेजर एक्सचेंजेस होते थे वो चाइना में ऑपरेट कर रहे थे। अभी तक चाइना में परचेज और सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हुआ था, मतलब आप परचेज और सेल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बैन में शायद वो भी हटा दिया है, तो जिसकी वजह से जितने भी मेजर एक्सचेंजेस हैं वो अब मूव आउट कर रहे हैं चाइना से। उन्होंने नए जितने भी लोग थे उनको लेना बंद कर दिया है और जितने भी एग्जिस्टिंग हैं उनको बोल दिया है कि आप अपने क्रिप्टो जो हैं वो मूव कर लीजिए, हम नया वो नहीं करेंगे। तो अब ये अगर चाइनीज को, अगर जो चाइनीज सिटीजन हैं उनको इन्वेस्टेड रहना है तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वो ऐसी जगह जाएंगे जो रेगुलेटेड एक्सचेंजेस नहीं है, तो वो अनरेगुलेटेड या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जाएंगे। तो जिस दिन आपने चाइना की न्यूज देखी होगी उसके अगले दिन अगर आप गौर करेंगी तो जितने भी डीफाई कॉइन्स थे, यूनिस्वाप या फिर कंपाउंड और ये सब बढ़े थे, केवल इसी वजह से बढ़े थे क्योंकि इनको जो है सीधे सीधे बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ जाए और वहां पे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का बिजनेस था वो इन लोगों को एक तरह से मिलना शुरू हो जाएगा बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी और चीज को करे हुए, अगर सिस्टम्स इनके स्टेबल है और इनके सिस्टम चल रहे हैं। तो वही चीज हुई थी और इस समय मेजरली अगर ये क्रैकडाउन ज्यादा बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा गेम जो होगा वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को ही होगा। जो डीफाई कॉइन्स हैं आपके वही मेजरली सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगे। और इस समय अगर आप देखेंगे तो डीफाई पे बहुत ज्यादा हर ब्लॉकचेन जो है, जो नई ब्लॉकचेन भी आ रही है वो काफी जोर दे रही है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं मैं तो सबसे पहले ये पॉलीगन ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको हम बोलते थे लिक्विडिटी माइनिंग। लिक्विडिटी माइनिंग में क्या होता है कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स को या कोई किसी भी प्लेटफॉर्म को ये कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, आप अपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए। जब आप उसको प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करेंगे तो हम आपको उसको रन करने के लिए इनिशियली लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सबसे पहले पॉलीगन ने स्टार्ट किया था, उन्होंने $100 मिलियन के साथ ये स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जैसे आवे जो थियम में था वो मूव हुआ था, और भी बहुत सारे ऐसे थे जो कि मूव होना शुरू हो गए थे प्रोजेक्ट। तो वो चीज जो है उसकी वजह से सारा जो ये फ्लो है अब वही चीज जो है सारी अलग अलग जो ब्लॉकचेन है वो कॉपी कर। तो सोलाना देख लीजिए, एवलांच देख लीजिए, एवलांच इस समय सबसे आखिरी जो प्रोजेक्ट आया है, जो सबसे आखिरी लिक्विडिटी माइनिंग का प्रोग्राम आया है वो एवलांच पे आया है, जो $250 मिलियन समथिंग का कुछ उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें वो सारे इथेरियम के ब्लू चिप्स जो हैं, मतलब जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम और जितने भी बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके आने की कोशिश कर रहे हैं एवलांच प्लान। ठीक है। जिसकी वजह से एवलांच में भी अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो प्राइस मूवमेंट काफी अच्छी रही है। और जैसे ये इंटीग्रेशन हो जाएंगे वैसे ही लिक्विडिटी जो है या जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं वो काफी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से एक मैट्रिक्स होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि कितने यूजर्स और कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, उसके बेसिस पे हम एक कॉइन को प्राइस करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज यहाँ पे हमको हो सकता है विद इन 2-3 मंथ्स और 4 मंथ्स इन प्लेटफॉर्म पॉइंट्स पे वापस से देखने लगे, जैसे अभी सब सोलाना और ये सब पड़े थे वैसे ही दोबारा से भी इनमें रैली आ सकती है। ठीक है। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब बिटकॉइन चलेगा तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स थोड़े सुस्त रहेंगे, जब वो चलेंगे तो बिटकॉइन सुस्त रहेगा, ये सही भी है काफी हद तक। ये अब हम इतने लंबे समय से शो करते आ रहे हैं तो एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं उसे हम फॉलो भी करते हैं, तो वो चीज होते हुए हमें भी दिखाई दे रही है। एक चीज है, मान लीजिए कि किसी ने किसी भी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट किया है, किसी इन्वेस्टर ने, ऑल्ट कॉइन का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है। अभी हाल फिलहाल जैसे मान लीजिए कि जिस तरीके का मार्केट चल रहा है तो ऑब्वियसली बहुत से कॉइन्स जो हैं वो गिरे हुए हैं, नीचे चल रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं। तो मार्केट जब रिवाइव करती है, वापस से अपना साइकिल घूम कर वो आती है, तो क्या वो जो प्राइस है वो उनको वापस मिल जाएगा और उन्हें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, या जो बहुत से लोग होते हैं लॉस बुक करके निकल जाते हैं, तो वो कौन सी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है हमारे लिए जो हम फॉलो करके चल सकते हैं अगर अभी क्योंकि इस समय तो बहुत कम कॉइन्स अच्छा काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हमें, ऐसे कॉइन्स तो बहुत कम है जिन पर बात हुई है, जिन पर एक्सपर्ट्स की कोई राय है, जो भी अगर काम भी कर रहे हैं, जो टॉप गेनर की लिस्ट में है, वो भी बहुत नोन कॉइन्स नहीं होंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। जो नोन कॉइन्स हैं वो अच्छे चल नहीं रहे हैं, बिटकॉइन अभी थोड़ा सुस्त है, तो ये दोनों ही चीजें जो है साइडवेज अभी चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब बिटकॉइन ऊपर आएगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर आएंगे, तब उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए उधर से, या एग्जैक्टली क्या करें?
कुछ अगर आपको समझ आता है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग कॉइन है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लॉसेस बुक करके एग्ज़िट कर जाइए। मैंने भी जब अप्रैल में मार्केट क्रैश किया था तो मेरे भी काफ़ी कॉइन्स जो थे इन्वेस्टमेंट में वो नीचे आए थे और वो कंप्लीटली नॉर्मल है क्योंकि अगर वो फंडामेंटली अच्छा कॉइन है तो वो वापस से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। लेकिन अब इसमें बाइफरकेशन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपने वर्ड यूज़ किया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कभी भी जैसे मैं भी बहुत बार ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट में ही जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टमेंट होते हैं जहाँ हमने इन्वेस्ट किया और वो एकदम से 90% नीचे गिर गया और 80% नीचे गिर गया। कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं रिस्की कॉइन्स जो होते हैं। मैं अपना 5% पोर्टफोलियो ऐसे रिस्की प्लेयर्स के संग इन्वेस्ट करता हूँ। तो जब वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट होते हैं मुझे पता है कि मार्केट अचानक से क्रैश कर गया है या कोई रीजंस की वजह से मार्केट क्रैश कर गया है, वो कॉइन्स वापस से सर्कुलेशन में आके उतना उछाल दिखाएंगे वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है क्योंकि उनके फंडामेंटल्स नहीं होते उतने स्ट्रॉन्ग या फिर उनके पीछे जो बैकिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे होते हैं। तो अगर फंडामेंटल्स आपके किसी कॉइन के अच्छे होते हैं तो वो यूजुअली 90% टाइम्स आराम से ऊपर वापस चले जाते हैं। तो कभी भी पैनिक सेल नहीं करना चाहिए। कभी भी जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तब आपको ये नहीं करना चाहिए कि बेच दीजिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म, अगर आप ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो मैंने आपको पिछले हफ्ते भी जैसे बताया था कि अगर इथेरियम 2600 के नीचे जाता है तो मैं अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ करके खत्म कर दूं। मुझे नहीं पता उससे उसके बाद प्राइस है तो मैंने 2600 पे अगर आया होता तो मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया होता इसीलिए। तो अगर आप ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू इन पॉइंट्स में हैं तो बिल्कुल एग्जिट कर जाइए क्योंकि उनको रिकवर करने में टाइम लगेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिए से फंडामेंटली अच्छे कॉइन्स में हैं तो आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आपको वो प्राइस तो आराम से वापस मिल जाएगी जिस प्राइसेस में आपने परचेज किया है तो पैनिक सेल मत करिए। ठीक, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, पैनिक सेल मत कीजिए किसी भी कॉइन को। मार्केट घूम कर आएगी तो आपका जो प्राइस है जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि अच्छे कॉइन में अगर इन्वेस्ट किया है वो तो आप निकाल ही लेंगे, तो लॉस बुक करने जैसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्टेड हैं तो। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी, सोच समझकर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें पहले तो कॉइन्स ही बहुत सोच समझकर पिक कीजिए और जो भी आप ऐसा ऑल कॉइन्स में जितना भी परसेंट अपना डाल रहे हैं उसे लेकर आप इतना समय तो उसे जरूर दें कि मार्केट को घूम के आने का जो वक्त है उसका जो प्रॉपर साइकिल है वो लगाने दीजिए। जब वो वापस आएगा उतना पैसा तो आप निकालिए ही निकालिए जितना आपने डाला। तो लॉस बुक मत कीजिए किसी भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्टेड हो। ये सवाल अभी इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं, क्रिप्टो में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। कोई कॉइन तो चले कहीं से तो प्रॉफिट मिले, तो वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और पोर्टफोलियो थोड़ा सा सुस्त होगा आप सभी लोगों का। तो इसलिए ये सवाल हमने यहाँ पर एड्रेस कर दिया है। अभी इस स्ट्रैटेजी के साथ काम कीजिए, आने वाले समय में परिस्थिति जो है वो थोड़ी आपको ठीक होती हुई दिखेगी। चलिए ऐश्वर्या, एक बहुत अहम सवाल है, ये हमारे व्यूअर हैं दिनेश शर्मा जी, ये हमसे समझना चाह रहे थे एग्जैक्टली कि किस तरीके से जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम पिछली बार हमारे एक्सपर्ट से जुड़े हुए थे तो उनसे हम समझ रहे थे, तो वहां पर उनसे भी हमने समझने की कोशिश की, वक्त हमारे पास बहुत कम था लेकिन इस वजह से एड्रेस नहीं कर पाए इस सवाल को। आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक्सपर्ट्स जो हैं वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे वो यूएसडीटी या डॉलर में किसी भी कॉइन को खरीद या बेच सके, क्या आप भी पहले किसी दूसरे कॉइन में या दूसरे प्लेटफॉर्म पे खासतौर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी इंडियन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, वो बताइए ताकि व्यूअर्स और अच्छे तरीके से समझ पाएं कि किस तरीके से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला सवाल ये कि आपका खुद का जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है। दूसरी चीज, चार्जेस के बारे में आपसे थोड़ा बहुत समझना चाहेंगे अगर आप इस सवाल को ले पाए तो, कि किस तरीके के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, कितने चार्जेस देने पड़ते हैं जब आप आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर रहे हैं या यूएसडी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितना चार्ज उस पर लगता है, ये सारी चीजें प्लीज आप हमें बताइए। बिल्कुल। तो पहला कि कितने एक्सचेंजेस में मेरे इन्वेस्टमेंट है, मैं 8 एक्सचेंजेस में इन्वेस्टेड हूँ। तो अब मैं सबके नाम तो नहीं बता पाऊंगा कि कौन कौन से हैं, मैं भी भूल चुका हूँ। तो इन्वेस्टमेंट मेरे अलग अलग एक्सचेंजेस में है और जब जो सबसे बेहतरीन तरीका है आपको अपनी क्रिप्टो मूव करने का या आपको अपनी मनी मूव करने का, कभी भी पैसे फॉरेन अकाउंट्स में जाके डिपॉजिट मत करिएगा। सीधा सा रीजन बता रहा हूँ कि जब भी आप ये सब करते हैं तो सारी सारी इनकम टैक्स की और इन सब की नजरें आपकी तरफ आती है। खराब बात नहीं है, लेकिन बिना मतलब में आपको वहां पे से नोटिस आ सकते हैं कि आपने ये पैसा वहां क्यों डाला, यहाँ क्यों गया, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप इंडियन एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाइए, इंडियन एक्सचेंज में अपने अपने बैंक अकाउंट को कनेक्ट करिए और किसी मेरा आज तक किसी भी फॉरेन अकाउंट से बैंक अकाउंट कनेक्टेड नहीं है।
वो केवल इस वजह से है कि मुझे सिंप्लिसिटी चाहिए, मुझे बार-बार हर जगह एक्सप्लेनेशन देना पड़े कि मैंने यहाँ इतने में कन्वर्ट किया था, ये यहाँ पे किया था, वो वहाँ पे किया था। उससे बेटर है कि मैं इंडियन एक्सचेंज में अपना एक अकाउंट खोलूँ, जहाँ से मैं अपना सारा मूवमेंट करूँ। अब ये तो हो गया पहला चीज़। दूसरी चीज़ हो गई, जब आप यूएसडी ट्रांसफर करते हैं, तो आपको लगता है एक्सचेंज की तरफ से फीस। वो फीस एक्चुअली में इनकर नहीं हो रही होती है, वो एक तरह से एक्सचेंजेस का रेवेन्यू सोर्स होता है। जिसमें वो क्या कहते हैं, अपने हिसाब से, जब मैं पहले एक एक्सचेंज में काम करता था, तो मैं ही एक काम करता था उस एक्सचेंज में। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग सेट करते हैं एक प्रॉफिट मार्जिन और एक बेस फीस। उसके बेसिस पे हम अपना एक प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से आपको फीस चार्ज करते हैं। जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग यूएसडीटी में ही मूवमेंट देखते हैं। तो हम लोग यूएसडीटी में $20, $25, $35 के आसपास फीस रिकवर करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है उसके लिए, जो ₹10,000 मान लीजिए किसी दूसरे एक्सचेंज में भेजना चाहता है। तो आपके लिए सबसे ईज़ी तरीका है, आप अपने कॉइन्स को एक्सआरपी में कन्वर्ट, आप अपने कैश को एक्सचेंज में लोड करिए, उसको एक्सआरपी में कन्वर्ट करिए, और वो एक्सआरपी जो है, वो उठा के दूसरे एक्सचेंज में भेज दीजिए। 4 से 5 सेकंड लगेंगे ट्रांसफर होने में, 20 से ₹25 लगते हैं ट्रांसफर कॉस्ट में, बस। अब एक प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि जब आप यहाँ पे ₹10,000 ट्रांसफर करेंगे, तो वहाँ पे आपको 96, 9600, 9700 रुपीज़ दिखाई पड़ेंगे। जो कि ठीक है। इसका ये इस वजह से नहीं है कि आपका कोई लॉस हो गया है, ये इस वजह से है कि कुछ तो छोटा ये हो सकता है कि वो प्राइस में मूवमेंट हुआ हो, एक्सआरपी के बहुत मिनिस्क्यूल था। कुछ दूसरी दिन ये भी होता है कि जो वो लोग रेट उठाते हैं, अलग-अलग एक्सचेंजेस अलग-अलग जगह से रेट्स उठाते हैं, जिसकी वजह से वो अलग-अलग रेट्स दिखते हैं आपको। तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। जब आपका प्रॉफिट हो जाए, जब आपको पैसे वापस लेके आने हैं, तो जब आप उसको वापस से उस एक्सचेंज से इंडियन एक्सचेंज में ट्रांसफर करेंगे, तो वो वापस से उसी रेट पे आपको, जो जितना आपको वहाँ लॉस दिख रहा था ना, वो वापस से कन्वर्जन में वो पूरा का पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ये नोशनल लॉस होता है, एक्चुअल में आपका कोई लॉस नहीं हुआ होता है। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि आप वही फॉरेन एक्सचेंज से ही विथड्रॉ कर लेते हैं, तो वो आपका नोशनल लॉस जो है वो एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको वो ₹200-300 लॉस हो जाएगा। लेकिन वरना आपका जो है, यहाँ से आप किसी भी एक्सचेंज में वर्ड के ट्रांसफर कर दीजिए, 20 से ₹25 लगते हैं, 2 से 5 से 10 सेकंड लगते हैं, और ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग नहीं हो गई ऐश्वर्या? एक्सआरपी में तो अब तक मैंने नहीं सुना है कि किसी भी एक्सपर्ट ने हमें सजेस्ट किया हो कि एक्सआरपी के थ्रू आप ये सारी चीजें करें। यूएसडीटी हमने सुना है, टेथर के बारे में बहुत बार एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं कि वो एक सिंपल तरीका हो सकता है। आपका तरीका उनके तरीकों से कैसे अलग है और कैसे ज्यादा अच्छा है? इसे क्यों फॉलो करना चाहिए हमें? मैं एक्सआरपी में बेसिकली, मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था वो एक्सआरपी के साथ ही था, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोजेक्ट था वो भी एक्सआरपी के साथ था, तो मैं एक्सआरपी को अच्छे से जानता हूँ। और ये स्ट्रैटेजी काफी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उनको ये सब चीजें इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। और कभी भी आप देखेंगे एक्सचेंज फीस, आप अभी भी अगर किसी भी एक्सचेंज को की फीस चार्ट को देखेंगे, तो एक्सआरपी में हमेशा 0.1 एक्सआरपी, 0.25 एक्सआरपी ही फीस मिलेगी। तो जब आप वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको कोई पैसे नहीं लग रहे। लेकिन पहली बात, कोई भी चीज आपको इसलिए नहीं बताना चाहिए कि क्योंकि उनकी रेवेन्यू लॉस हो रही है। आप जब यूएसडीटी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको 20 से $25 मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको 20 से ₹25 मिल रहे हैं। सीधा सीधा 70% का लॉस हो गया, 70 टाइम्स लॉस हो गया उनको इस ट्रांजैक्शन में। तो कोई एक्सचेंज आपको ये चीज नहीं बताएगा, क्योंकि उनको लॉसेस नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये चीज जो है, ये मतलब काफी लोगों को पता भी नहीं है कि हम एक्सआरपी में इतनी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, और इतनी आसानी से फंड्स पहुंच जाते हैं। 99% जो होता है एक्सचेंजेस में एक्सआरपी लिस्टेड रहता है, तो और इतना भी कोई उसमें वोलेटिलिटी नहीं रहती है कि आप ऐसा सोचे कि आप ₹10,000 ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पे ₹8,000 पहुंचे। एक्सआरपी इतना जल्दी कभी भी, इतना प्राइस वोलेटाइल एक्सआरपी नहीं। तो वो चीज आपको हमेशा फेवर में रहती है, और इस वजह से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है। यहाँ पे दिनेश जी कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, शेयर मार्केट ही अच्छा है उनके लिए। दिनेश जी, ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शेयर मार्केट ऑलरेडी बहुत लंबे समय से हमारी जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें काम कर रहे हैं, इस वजह से बहुत आसान होता है समझना। यहाँ पर आप बहुत नई नई टर्म्स सुन रहे होते हैं, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे जैसे आप समझने लगेंगे ना, तो ये आपको उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा जितना कि आप स्टॉक्स को पढ़ते हैं और उसके बाद उनके फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि कंपनी पे कितना डेट है, कौन फाउंडर है, कौन बड़े नाम इसमें इन्वेस्टेड है। इसी तरीके से सेम यही सारी चीजें आपको यहाँ पर भी करनी होती है, तो कहीं अलग नहीं है। बल्कि ऐश्वर्या, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि क्रिप्टो में एक एडवांटेज हो जाता है हमारे पास कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। कॉइन्स तो बहुत ज्यादा है, समझ आता है, लेकिन उनमें से चुनिंदा कॉइन्स है जो सभी एक्सपर्ट जिसमें इन्वेस्टेड है,
तो कहीं ना कहीं ये आसान काम है हमारे लिए कि उन्हीं कुछ कॉइन्स में, मुश्किल से 10 कॉइन्स भी मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ, जो सारे एक्सपर्ट्स उसमें इन्वेस्टेड होते हैं, तो केवल हमें वही तो पढ़ना है। और जो चीज बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही है वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। जब आपको स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी समझ आ रही है कि अरे ये तो डेट में चल रही है, लेकिन कोई टेक्निकल एनालिस्ट कह रहा है कि चार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, खरीद लो, वहां पे आप सोच में पड़ जाओगे, कंपनी तो इतना ज्यादा इस पे कर्जा है और ये एनालिस्ट कह रहा है कि इसमें इन्वेस्ट कर दो। यहाँ तो वो सारी चीजें भी नहीं है। तो ऐश्वर्या क्या लगता है, थोड़ा सा आसान है क्रिप्टो? देखिए, ये तो मैं नहीं एग्री करूंगा कि पढ़ना कम पड़ता है, क्योंकि मैं 3 साल से ऑलमोस्ट पढ़ रहा हूँ और अभी भी डेली 2 घंटे 2.5 घंटे डेली एटलीस्ट जी पढ़ता जी। हूँ। तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पढ़ना आसान है, क्योंकि अब हम लोग जब मेजरली कभी किसी को मतलब कभी बताते हैं कैसे क्या क्रिप्टो में करना है, तो हम कभी उनको वो चीजें नहीं बताना चाहते हैं जहाँ पे रिस्क ज्यादा हो। क्योंकि रिस्क जब ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप अपने मन से इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है कि आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये सब प्राइस सेंसिटिव होते हैं, न्यूज सेंसिटिव होते हैं, और कुछ भी, क्योंकि सब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कब कौन सी टेक्नोलॉजी फेल हो रही है पता नहीं होता। तो इस वजह से हम लोग मैं पर्सनली कभी सजेशन नहीं देता हूँ। मैंने आपको हमेशा बोला मैं 5% जंक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे भी नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगा, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है वो जीरो चला जाए, हो सकता है वो 10 गुना हो जाए, बट वो जंक स्टॉक्स है, मुझे पता है, मैं आई एम 100% श्योर कि मुझे वो 5% अगर जीरो भी हो जाएगा तो मुझे दुख नहीं है। बिल्कुल। तो वो मेरी अलग एक स्ट्रैटेजी हो गई। तो वो चीजें मैं स्टडी करता हूँ, नई नई चीजें आती हैं, मैं उनको स्टडी करता हूँ, उनके प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ, लेकिन वो सजेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो इतने प्राइस सेंसिटिव होते हैं कि या तो आप हमेशा मतलब मैं ट्विटर पे इन सब चीजों को पोस्ट करने लगूँ और आप हमेशा उस तरफ आंख लगा के रखे कि हाँ क्या हो रहा है, और अगर एकदम से ऐसे कोई रिस्क है तो आप हट जाए। तो वो सब चीजें इस वजह से हमेशा हम लोग कोशिश ये करते हैं कि, मतलब मेरा पर्सनल हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं ऐसे किसी पॉइंट के बारे में ना तो बात करूं, ना सजेस्ट करूं जहां मुझे लगता है कि हाँ ये फेल हो सकते हैं, या इनकी टेक फेल हो सकती है, या इन पे कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वजह से हम लोग शेयर नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन हाँ, मैं जो कह रही थी वो मुझे लगता है कि वो काफी हद तक मैंने सही चीज कही है। जब आपको एक्सपर्ट्स जिन अच्छे नामों के बारे में, जो नाम आपको बार बार सुनाई दे रहे हैं, अगर आपको बिटकॉइन, इथीरियम, मेटेक, ये कुछ नाम बार बार सुनाई दे रहे हैं, तो आपका जो पढ़ाई का दायरा है, आपको 5,000 कॉइन्स अब नहीं पढ़ने, आपको इन कॉइन्स को समझने की कोशिश करनी है। ये समझ आ जाता है तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। जब इन्वेस्टमेंट आप कर लेंगे तो धीरे धीरे जब आप प्रॉफिट होता हुआ देखेंगे, पोर्टफोलियो में गेन देखेंगे अपने, फिर आपको लगेगा कि अब मुझे थोड़ा बहुत और पढ़ाई करनी चाहिए, टॉप गेनर्स कौन से कॉइन है, कौन से कॉइन्स इस वक्त चल रहे हैं, वो सारी चीजें, इंटरेस्ट खुद पैदा हो जाएगा और उसके बाद आप खुद ही करने लगेंगे। शुरुआत में तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही। ठीक है ऐश्वर्या, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को समझा।